वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म विनी ट्यूटोरियल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारी फर्स्ट यूनिट मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन की चल रही है एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिट इज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। और इस यूनिट का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है। 12 नंबर की यूनिट हमारे एग्जाम में आती है। तो अभी हम इस यूनिट में पढ़ क्या रहे हैं, अगर हम पिछली दो क्लासेस की बात करें, जैसे कि आप सभी को, अगर आपने पिछली दो क्लासेस रिवाइज की हैं तो आपको पता होगा कि हम अभी बेसिक ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। कि हमने जो वायरलेस कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग की बात की तो वहां पर हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इवोल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज हुई, उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। हर एक चीज हमने डिस्कस की है ना। पिछली दो क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, उसको समझना जरूरी है। हालांकि मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में ईएम वेव को समझाया है। इसका डिटेल्ड फॉर्म हमारे सेमेस्टर नंबर थर्ड में हम पढ़ चुके हैं और पीईसी सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया है। पर अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो परेशान नहीं होना है। हमें जितना रिक्वायरमेंट था हमने यहाँ पर ईएम वेव को समझा है, ईएम वेव कैसे काम करती है थोड़ा आइडिया लिया है। और पिछली क्लास में हमने ईएम वेव के स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से समझा था। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग टाइप हैं, है ना। जैसे कि आप वेव को कभी आप बोलोगे रेडियो वेव, कभी आप बोलोगे माइक्रोवेव, कभी आप बोलोगे इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। तो ये सभी क्या है, हमारे ईएम वेव के टाइप्स हैं। और मैंने पिछली ही क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसका एप्लीकेशन अलग अलग हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम ऑफ द ईएम वेव। और इस स्पेक्ट्रम में हमने बहुत अच्छी तरह से बात को समझा था कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज होती है तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन बदल जाता है। और ये मैंने आपको यहाँ पर इस टेबल में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। पिछली क्लास की बात है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देखें। तो हमने पिछली क्लास तक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि ईएम वेव क्या है एक्चुअल में। ईएम वेव का क्लासिफिकेशन जो टाइप है वो किस आधार पर है, वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर है। हमने समझ लिया था कि ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसके एप्लीकेशन भी अलग अलग होंगे। आपको मैंने बताया था कि आजकल हम जो हाई फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राडार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या ईएम वेव में ही आप फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेंज में करोगे। जैसे मैंने आपको एक एफएम का एग्जांपल बताया था, जो हम अपने घरों में एफएम यूज करते हैं। तो एफएम किस रेंज में यूज होगा, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है, ठीक है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी रेंज याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो बस ये नाम याद रख लें, है ना। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब है ना, ये याद रखें और इनके एप्लीकेशन याद रखें। अब हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो इवोल्यूशन हुआ है, वायरलेस इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो किस किस चरण से, किस किस स्टेप से, कौन कौन से टेक्निक से होकर गुजरी है ना। वो हमारे इवोल्यूशन का मतलब होता है। इवोल्यूशन का मतलब ये है, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। यस, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। तो हम अब यहाँ पर ये पहली चीज को समझ चुके हैं। देखें, ये हमारे इंट्रोडक्शन है वायरलेस कम्युनिकेशन में, और हमने पहली चीज समझ ली है, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हमने बहुत अच्छी तरह से बात कर ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर ली है। अब हम बची हुई चीजों के बारे में बात करेंगे और वायरलेस कम्युनिकेशन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आप बोलो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, टेलीविजन कम्युनिकेशन है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, सेल्युलर मोबाइल, ये हमारे सब्जेक्ट का है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हर एक चीज का ब्रीफ मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि ये सब चीज एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। सैटेलाइट एंड राडार कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो हर एक यहाँ पर जो टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है ना। आगे आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने भी होंगे, कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं जैसे वायरलेस टेलीग्राफी,
ये सब बेसिक चीजें अपन बात करेंगे। तो अब एक एक चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड, वायरलेस टेलीग्राफी, इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एवोल्यूशन हुआ, किसका एवोल्यूशन हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, 1864 में। ये बात हमने कर ली थी। अब हम वायरलेस टेलीग्राफी की बात करते हैं। तो वायरलेस टेलीग्राफी क्या था, ध्यान से देखें। वायरलेस टेलीग्राफी शुरुआत में सबसे पहले, है ना, अगर हम बात करें तो जो प्रैक्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड किया गया था, ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बेसिक बात है ना। एज ए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, है ना। एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि भाई सबसे पहले वायरलेस, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या किया गया होगा। तो वायरलेस का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते। ये बात मैंने आपको पहले की पहली क्लास, पिछली की पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह समझाई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अगर मैं वायरलेस टेलीग्राफी की बात करूं तो वायरलेस टेलीग्राफी वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे मॉर्स कोड सिग्नल को भेजने में यूज किया गया था। तो आप, अब मॉर्स कोड क्या होता है आप ये कंप्यूटर में देख पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मार्कोनी, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप्ड किया और 1890 ईएम वेव के बाद उनने सक्सेसफुली वायरलेस टेलीग्राफी सिस्टम का यूज किया इन 1890। तो आप देख रहे हो 1890 में ये वायरलेस टेलीग्राफी का यूज किया मार्कोनी जी ने, और इससे पहले हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खोज हो चुकी थी। आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, 1864 1887। देखो आप 1864 और 1887 में इसका एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो वेव्स के लिए हर्ट्ज ने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे कि भाई कौन सी चीज क्या हुई, ठीक है। तो वायरलेस टेलीग्राफी, थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है कि वायरलेस टेलीग्राफी क्या था, कैसे इसका काम हुआ, है ना, वो सर्किटरी क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, हमें नहीं जाना है। हमारे सिलेबस में हमें केवल बात करनी है ये बिल्कुल बेसिक बात कि भाई एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन जो किया गया वो किसका किया गया, मोर्स कोड का किया गया, और किसने किया है, मार्कोनी जी ने किया है 1890। ईयर नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। अब हम आगे बात करें कि भाई ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो हुआ, जो क्या फीचर्स थे, तो मॉर्स कोड का ट्रांसमिशन हुआ, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था, स्पार्क गैप ट्रांसमीटर यूज्ड किए थे। देखें एक बात क्लियर है, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। आप अभी 5th सेमेस्टर में हैं और आपने 3rd और 4th सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट, 3rd सेमेस्टर में पीईसी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और 4th सेमेस्टर में डीसीएस डिजिटल कम्युनिकेशन, ये आप पढ़ चुके हो। मैं मानता हूं कि आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, पर ये बात आपको इतनी तो याद होना चाहिए कि जब भी हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और बीच में चैनल होता है। कोई भी सिग्नल आप ट्रांसमिट करेंगे तो ये आपका क्या है, दैट इज द ट्रांसमीटर टीसी, है ना, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, दैट इज द रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करेगा। इसके बीच में चैनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? चैनल का मतलब है माध्यम, ठीक है। चैनल मतलब माध्यम जिसके थ्रू सिग्नल जाता है। अब ये माध्यम, मीडियम, आप जो भी बोले, अब ये अगेन वायर्ड हो सकता है ये आपका चैनल, या ये चैनल आपका वायरलेस हो सकता है, वायरलेस, ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें हर एक कम्युनिकेशन में होती हैं, वो कम्युनिकेशन कोई भी हो। सबसे पहला कम्युनिकेशन हमारा जो था टेलीग्राफी, हम बात कर रहे हैं वायरलेस टेलीग्राफी, तो इसमें भी जो हमारा ट्रांसमीटर यूज किया था वो स्पार्क गैप ट्रांसमीटर यूज किया था। अब आप बोलोगे सर ये स्पार्क गैप ट्रांसमीटर क्या होता है? भाई हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें इतनी बात अगर याद है दैट इज वेरी गुड, है ना, इतना ही सफिशियंट है, तो हमें इतना ही बात करना है, ठीक है। अगर हम डिटेल में हर एक ये टेक्निक का ट्रांसमीटर और रिसीवर को पढ़ें तो आप ट्रांसमीटर रिसीवर के भी अपने ब्लॉक डायग्राम के साथ में उसकी डिटेल की बात करें तो एक एक को समझाने के लिए मुझे दो दो क्लासेस लगेंगी, बट वी डू नॉट रिक्वायर। हमारे एग्जाम में अगर आया होता तो मैं इसको जरूर समझाता, इतना जरूरी नहीं है जितना बता रहा हूं। मध्येच डिस्टर्ब करण्यासाठी सॉरी, पण बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला आमच्या शिक्षकांची शिकवणी आवडत असेल आणि आमच्या सोबत तुम्हाला संपूर्ण कोर्स कंटिन्यू करायचा असेल तर आत्ताच डाउनलोड करून घ्या विनीत ट्युटोरियल ऍप्लिकेशन, जे प्ले स्टोर वर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे। आणि हो, आमची फ्री डेमो लेक्चर बघा आणि शिकवणी आवडत असेल तर कोर्स परचेस करून लागून जा अभ्यासाला, कारण आमचं फक्त एकच स्वप्न आहे काय,
की महाराष्ट्रातला प्रत्येक विद्यार्थी शिकला पाहिजे साध्या आणि सोप्या भाषेत. आणि आमच्या ऑनलाईन कोर्समध्ये तुम्हाला संपूर्ण सिलेबस प्रॉपर कॉन्सेप्च्युअली प्रत्येक इच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट नुसार तुम्हाला शिकवला जाईल. फ्री रिव्हिजन क्रॅश कोर्स मिळेल, आमच्या थेरी नोट्स मिळेल, पीवायक्यूचं सोल्युशन मिळेल, सर्व 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 तुम्हाला मिळेल एकदमच अफोर्डेबल कॉस्ट मध्ये. आत्ताच जा ऍप्लिकेशनला डाउनलोड करा, फ्री डेमो लेक्चर बघा, शिकवणं आवडलं तरच कोर्स परचेस करा, नाही तर जाऊ द्या. आणि हो, जर तुम्हाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाहिजे असेल तर आमचे हेल्पलाईन नंबर तुम्हाला दिलेले आहे, यावर तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करून एक्स्ट्रा डिस्काउंट सुद्धा मिळवू शकतात. चला तर आता आपल्या लेक्चरला कंटिन्यू करूया. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एप्लीकेशन क्या हुआ था, शिप टू शिप कम्युनिकेशन था. मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज होता था स्टार्टिंग में, और इमरजेंसी सिग्नलिंग में भी इसका यूज हुआ था शुरुआती दौर में. इसकी लिमिटेशन थी ओनली टेस्ट सिग्नल, केवल टेस्ट सिग्नल जाता था, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, वीडियो तो बहुत बाद में आया, कोई ऑडियो सिग्नल नहीं, केवल टेस्ट, वो भी मॉर्स कोड के फॉर्म में. लो स्पीड, बहुत धीरे धीरे आता था. आप पुरानी अगर मूवी देखेंगे हॉलीवुड की, तो वहां आपको ये कुछ दिखेगा कि किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन है. अगर आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस समय भी इसका यूज होता था बहुत समय. केवल टेस्ट जाता था कोड के फॉर्म में. हाई इंटरफेरेंस इसमें होता था. इंटरफेरेंस की बहुत दिक्कत थी. सिग्नल जब ट्रांसमिट हो रहा है तो इंटरफेरेंस वर्ड का मतलब पता है, आपका सिग्नल करप्ट होना, सिग्नल लॉस होना, सिग्नल में गलत नॉइस, या हम बात करें सिग्नल इंटरफेरेंस का मतलब यही है कि सिग्नल हमारा करप्ट हो गया, सिग्नल हमारा लॉस हो गया, या सिग्नल में नॉइस आ गई, है ना, इंटरफेरेंस का मतलब है. तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो वायरलेस टेलीग्राफी है, ये क्या था, बिल्कुल बेसिक बात. ठीक है, अब हम आगे बात करें. हम अपने थर्ड, बिल्कुल आराम से, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इरा. अब 1890 के बाद 1900 के दशक में, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आपको ईयर याद हो ना हो, पर मेरे बताने पर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा. एक क्रम, एक आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले 1864 में हमारी ईएम वेव की खोज हुई, फिर उसके बाद 1890 में पहला वायरलेस कम्युनिकेशन आया, फिर उसके बाद 1900 के दशक में, 1900 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ. आपने, मैं आपको पहले ही बोला हूं, आपने रेडियो नहीं सुना होगा. अभी भी बहुत कम स्टूडेंट हैं जो रेडियो सुने होंगे कभी कभार अपने जीवन में. अभी आपकी जो भी एज होगी 16-17 साल, ठीक है. पर मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का आजकल तो बहुत छोटे छोटे रेडियो हो गए, पहले इतने लंबे लंबे डिब्बे से चलते थे, है ना. आपने आजकल वो कैनवास चल रहा है, वो भी रेडियो है ना, वो एक तरह का है. तो इस तरह के रेडियोस आजकल चल रहे हैं. आप कभी अगर एफएम को सुना हो, तो एफएम भी आजकल एएम का एक अपडेटेड वर्जन है. अभी मैं आपको एएम और एफएम के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा. एएम और एफएम थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़े हैं. एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एएम की एक बात याद रखें, एएम में जो हमारा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एफएम में जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मेगाहर्ट्ज की रेंज में है. तो हमारा जो रेडियो होता है वो 1900 के दशक में उसका काम शुरू हो गया था. आपने अगर नहीं यूज किया है तो आप अपने एक बार घर में, आपके दादाजी हैं, पिताजी, उनसे पूछना. उनने, हर किसी ने, आपके पापा, आपके दादाजी, हर किसी ने रेडियो यूज किया होगा, और वो बताएंगे कितना बढ़िया लगता था. सुबह सुबह रेडियो चलाते थे, समाचार आता था उस पे, है ना, सॉन्ग्स आते थे. तो विविध भारती पहले चलता था. इस तरह की चीजें पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी. रेडियो के फॉर्म में ही आपका इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता था. पहले टीवी तो बहुत बाद में. अभी मैं आपको टेलीविजन के बारे में बताऊंगा. टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत बाद में हुई. शुरुआती जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता था, है ना, वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो रेडियो के थ्रू ही होता था. तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंट्रोड्यूस वायरलेस ऑडियो ट्रांसमिशन टू द पब्लिक. देखें, ध्यान से देखें, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एरा जो आया, इसमें क्या हुआ, इसमें वायरलेस ऑडियो ट्रांसमिशन हुआ. मतलब पब्लिक, मतलब जो भी हम बात करें, हमारे जो मास जो होता है, मास मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन जाए, पब्लिक उसको आप बोल सकते हो, उनको ऑडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन पहली बात. वायरलेस, वायरलेस तो मतलब समझ में आता है. इस तरह के रेडियो में कोई वायर नहीं है, यहाँ कोई वायर नहीं होता है. पहले के रेडियो में भी कोई वायर नहीं होता था, ठीक है ना. पहले के रेडियोज में भी कोई वायर नहीं होता था. वो वायरलेस कम्युनिकेशन ही आपके शुरुआती दौर में आया. रेडियो में पहले एएम आया, फिर एफएम आया. एएम पहले आया था 1900 में.
तो एएम रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ 1900 में, एफएम रेडियो इसके बाद डेवलप्ड हुआ और बेटर क्वालिटी। आजकल सभी एफएम चल रहे हैं, एएम अब नहीं चल रहा है। पहले एएम चलता था, एएम की फ्रीक्वेंसी कम थी, डिस्टेंस कम यूज होता था। एफएम आजकल जो चलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बेटर क्वालिटी है, तो ये एफएम है। तो आई थिंक थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है हमें। अब एएम कम्युनिकेशन की ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ना, आप बोलोगे सर ये इक्वेशन जो हम आपने लिख रखी है इससे हमें क्या सीखना है। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं याद आनी चाहिए। आपने थर्ड सेमेस्टर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रखा है, आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस इक्वेशन को याद कर लें, और इक्वेशन भी अगर याद नहीं हो रही है तो भी कोई परेशानी नहीं है। एएम कम्युनिकेशन की एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन। तो आप देखेंगे किसी भी सिग्नल में, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई साइनोसोडल सिग्नल है, ये एक साइनोसोडल सिग्नल है। हर एक सिग्नल में तीन चीजें होती हैं। एक सिग्नल में एक ए जो आगे है, इसके जो आगे लिखा है डेट इज द एम्पलीट्यूड। इसके बाद इस सिग्नल में जो दूसरे नंबर पर लिखा है ए इधर फ्रीक्वेंसी, और तीसरे नंबर पर जो लिखा है फेज। तो हमने अपने थर्ड सेमेस्टर में तीन तरह के मॉड्यूलेशन की बात की थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अगर हमारे कैरियर, अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, कैरियर के एम्पलीट्यूड का चेंज हो अकॉर्डिंग टू द मैसेज, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल सिग्नल, तो हम उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते थे। जब हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो अकॉर्डिंग टू द मैसेज, तो हम उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते थे। और जब हमारे कैरियर के फेज में चेंज हो अकॉर्डिंग टू द मैसेज, तो हम उसे फेज मॉड्यूलेशन बोलते थे। ये तीनों मॉड्यूलेशन की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब इन तीनों मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हमने एएम मॉड्यूलेशन देखा था, थर्ड सेमेस्टर में बता रहा हूं, है ना। और उसमें आप देखेंगे ये इक्वेशन हमने लास्ट में निकाली थी एएम में। और इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे, अगर आप जरा सा भी ध्यान दे रहे होंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लिखा हुआ है डेट इज द एम्पलीट्यूड। मैंने अभी आपको बताया कि इसके आगे जो लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो देखें एम्पलीट्यूड के अंदर कहीं ना कहीं मैसेज आपको दिख रहा होगा। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज चेंज अकॉर्डिंग टू द मैसेज। ये पूरा हमारा सिग्नल है और इस सिग्नल के अंदर मैसेज अंदर आ चुका है एम्पलीट्यूड के अंदर, ये आगे जो है वो एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड आपका जो कैरियर का चेंज हो रहा है वो मैसेज के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये एएम समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है परेशान नहीं होना है, इसका कोई यूज नहीं है। हमारे इस सब्जेक्ट में इतना सा यूज है कि बस हमें पता होना चाहिए कि एएम का ब्रॉडकास्टिंग हुआ था, इस समय में हुआ था। और ये वायरलेस कम्युनिकेशन का दूसरा चरण बोल सकते हो। पहला चरण आप चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज, दूसरा हमारा वायरलेस टेलीग्राफी, और तीसरा चरण ये हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग था। ठीक है, तो ये पहला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन था। जो हमने पहले वायरलेस टेलीग्राफी पढ़ा, जो मॉर्स कोड कोई केवल भेज सकता था, उसमें हम केवल टेक्स्ट भेज सकते थे। इससे पहले जो हमारा वायरलेस टेलीग्राफी था वो उसमें केवल टेक्स्ट भेज सकते थे। टेक्स्ट का मतलब समझते हो ना, आप अपनी ऑडियो नहीं भेज सकते, यहाँ पर आप ऑडियो भेज सकते थे। ऑडियो मतलब कोई अपनी आवाज को, आपको पता है जो आपने सुने हैं बहुत सारे ऑडियो, मतलब एज ए रेडियो। इस रेडियो को अभी मैं चालू करूं, अगर इसको आपके सामने अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसमें आपको अलग अलग स्टेशन की अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग इवेंट जो वो बताना चाहते हैं वो आपको सुनाई देंगे, दिखाई नहीं देंगे। ये ऑडियो आपका रिसीवर, ये हमारा रेडियो है जो केवल ऑडियो को आपको बताता है, सुनाता है। ठीक है, तो ये सिंपल रिसीवर इसका यूज होता था। बहुत बढ़िया आपको एडवांटेज बताऊं, अगर इसका एडवांटेज भी है, फीचर भी है, कि यहाँ जो रेडियो में रिसीवर होता है बहुत सस्ता, बहुत सिंपल रिसीवर है ये। ठीक है, और डिसएडवांटेज नॉइस इंटरफेरेंस, डिसएडवांटेज सेम है, नॉइस का बहुत इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर। आप अगर इस रेडियो को थोड़ा इधर उधर घुमा देना, इसमें आवाज किरकिर किरकिर आने लगती है। फिर कुछ समय बाद इसमें और बेहतर रिसेप्शन के लिए एंटीना लगाया गया है। एंटीना से क्या होता है, ये जो सिग्नल जो भी सुनना चाहते हैं हम,
उसको यहाँ से चेंज करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, और उसको चेंज करने के बाद हमारा एंटीना उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर लेता है, रिसीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ एएम के बाद और बेहतर आया एफएम। एएम के बाद आया एफएम, होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हमने बात की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज। ये हमारी एफएम की क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन है एफएम की। आप थर्ड सेमेस्टर उठाना, और वहां एफएम अगर आपने पिछला याद है तो बढ़िया है, नोट्स अगर आपके पास है तो और बढ़िया है। एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, और अगर याद नहीं भी हो रही है तो भी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ बस इतना ही समझना है आपको एफएम की इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, एफएम इन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके फीचर क्या थे, एफएम के फीचर एडवांटेज क्या थे। एएम में जो नहीं था वो एफएम ने करके दिखाया। एएम में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था, थोड़ी बारिश हो जाए ना तो ये रेडियो काम करना बंद कर देते हैं, अभी भी बार काम करना बंद कर देते हैं। अगर अगर कहीं आंधी तूफान आ रहा है किसी शहर में, तो रेडियो आपका प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता था। एएम में तो आप सोचो कितना इंटरफेरेंस होता है, अगर एफएम में इतना इंटरफेरेंस है। अभी भी ये जो चल रहा है, ये जो आप सुनते हो, कभी आपने घरों में, आपने मोबाइल में एफएम सुना होगा, मोबाइल में भी एफएम चलते हैं आजकल, वो भी आपके जो है वो यही है, एफएम मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। तो इनमें इंटरफेरेंस ज्यादा थी, एएम में। एफएम उससे थोड़ा सा बेहतर था, साउंड क्वालिटी इसमें बेहतर है ना, नॉइस थोड़ा सा ये रजिस्ट कर पाएगा। और ये रेडियो एंटरटेनमेंट, हमारा जो रेडियो वहां यूज होता था। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, विविध भारती सुनते थे पहले लोग बाग, पहले लोगों के पास ये कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि भैया जस्ट मोबाइल खोला और अपना अलग अलग आज तक पे, या आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया आपके फेसबुक पे ही बता देते हैं क्या चल रहा है। पहले न्यूज के लिए सभी लोग, ईच एंड एवरी, आपने मूवियों में तो देखा ही होगा, पुरानी मूवी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, है ना, देखते हो उसमें, उसमें देखते हैं कि पुराने लोग जो इन्फॉर्मेशन सुनते थे, जो चीजों को वो एक दूसरे से शेयर करते थे, वो रेडियो के थ्रू ही करते थे। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एजुकेशनल प्रोग्राम होते थे। आप अगर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से पूछोगे तो आप बताएंगे वो आपको कि रेडियो पर बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम चलते थे। यस, खेती के बारे में बताते थे वो लोग, है ना, बागवानी के बारे में बताते थे, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम चलते थे। तो ये रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम था पहले के समय में, लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को अवेयर करने का, उनसे साथ न्यूज को शेयर करने का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे अपने फोर्थ टेलीविजन वायरलेस कम्युनिकेशन पर आते हैं। और टेलीविजन वायरलेस कम्युनिकेशन, ये तो आज के समय में भी आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेलीविजन कम्युनिकेशन है, ये क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में जो टेलीविजन आ रहा है, जो हम टीवी घरों में देखते हैं, हर कोई देखता है, उसमें दो तरह के सिग्नल आप देखते हो। एक तो आपको सुनाई देता है, डेट इज द ऑडियो सिग्नल, और दूसरा जो दिखाई देता है, डेट इज द वीडियो सिग्नल। तो आप अगर अपने टीवी को म्यूट कर दें तो ऐसा नहीं है, ऑडियो सिग्नल तो आ रहा है, आपने म्यूट कर दिया, तो दो सिग्नल है, ऑडियो और वीडियो, और ये एक साथ एक फॉर्म में चलते हैं। वो हमारा किसका कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन टेलीविजन वायरलेस कम्युनिकेशन है। ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग में ये यूज हो रहा है, या लो टेलीविजन सिग्नल में ये यूज होता है। तो चौथा जो कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन आया, पहला मैंने बताया सबसे पहले तो ईएम वेव, फिर वायरलेस टेलीग्राफी, फिर रेडियो का कम्युनिकेशन। रेडियो में भी दो कम्युनिकेशन आए, एएम और एफएम। फिर हमारा आया टेलीविजन का कम्युनिकेशन। तो इसके क्या फीचर थे, पहले शुरुआती दौर में एनालॉग टेलीविजन इनिशियली स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद डिजिटल टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुए, है ना, शुरुआती दौर में। आप अगर ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना अभी, आप पहले के टेलीविजन देखना है, अगर पहले के टेलीविजन देखना है, उतने बड़े बड़े चौड़े डिब्बे से होते थे, उनके पीछे एक्चुअल में ट्यूब लगी होती थी, ठीक है ना। तो बड़े बड़े लंबे लंबे डिब्बे टाइप के पहले होते थे, आजकल तो इतना स्लिम टीवी हो गया है। तो ये हमारे फीचर्स थे किसके, टेलीविजन वायरलेस कम्युनिकेशन थे। मास कम्युनिकेशन पहले हम रेडियो के थ्रू एक डिस्टेंस तक ही कम्युनिकेशन कर सकते थे। अब हमें बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना था, मास कम्युनिकेशन करना था, हमने
टेलीविजन वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने विजुअल इंफॉर्मेशन, देखिए सिंपल सी बात है, टेलीविजन मतलब आप सुन भी रहे हो देख भी रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है। और उससे बेहतर हुआ, रेडियो में केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, तो उससे बेहतर टेलीविजन कम्युनिकेशन है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें एक लिमिटेशन थी, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। देखिए एक वर्ड ये बार बार आएगा, बैंडविड्थ। अगर आपको इसके बारे में पता है बहुत बढ़िया बात है, और अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, जो भी चीज आपको नहीं पता है, मुझे ये आइडिया रहता है कि स्टूडेंट को क्या क्या चीज नहीं पता है। एज ए एक्सपीरियंस टीचर, ये पिछले 12 13 14 सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मुझे आइडिया रहता है बच्चे क्या क्या चीजों को याद रखते हैं और भूल जाते हैं। तो ये बैंडविड्थ बहुत ही आसान चीज है, इस सिग्नल के साथ हमेशा एसोसिएटेड होगी। जो भी सिग्नल आप सेंड कर रहे हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमारे मान लीजिए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब आपका जो सिग्नल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। आपका जो सिग्नल है वो 100 किलो हर्ट्ज से 1000 किलो हर्ट्ज तक है। ये सिग्नल आपका कैसा भी सिग्नल हो सकता है, सिग्नल की साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिग्नल किस तरह का दिखता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आप बना लो। आपका सिग्नल जो है 100 से लेके 1000 किलो के मतलब किलो हर्ट्ज तक है। तो सिग्नल कितने रेंज में फैला हुआ है, अपर रेंज माइनस लोअर रेंज, दिस माइनस दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ योर सिग्नल। बैंडविड्थ की और भी डिटेल डेफिनेशन होती है, द रेंज ऑफ द सिग्नल in which signal gives the almost constant amplitude और maximum amplitude, है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक बात हर एक डेफिनेशन में कॉमन होगी कि ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें सिग्नल एग्जिस्ट करता है, जिसमें सिग्नल ऐसा सिग्नल है जो हमारे काम का है। फालतू का सिग्नल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम का सिग्नल और फालतू सिग्नल? सिग्नल के बीच में दो चीजें हैं। जैसे अगर मैं कोई भी बोले आपसे कि ये सिग्नल हमारे काम का है, मतलब इस सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन है वो आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, वो रिसीव कर पा रहे हो। मेरी बात समझे, ये बात अगर कोई बोले कि सिग्नल हमारे काम का है, सिग्नल फालतू है ना, यूजेबल सिग्नल, अनयूजेबल, हिंदी में काम का, फालतू इंग्लिश में यूजेबल और अनयूजेबल सिग्नल। तो यूजेबल सिग्नल का मतलब है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर पा रहे हो, आप उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपको ये पता है कि एक्चुअल ने सेंडर ने क्या भेजा है। और अगर अनयूजुअल सिग्नल है, अनयूजुअल मतलब हमारे काम का नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जो सिग्नल में है, वो आप बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हो, सिग्नल को पता ही नहीं कर पा रहे हो कि उसमें क्या ट्रांसमीटर ने भेजा है। इज इट ओके और नॉट? तो आई थिंक आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, व्हाट इज द बैंडविड्थ। तो एक बात ध्यान रखें, हम मतलब हर कोई ये चाहता है ना। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ गवर्नमेंट तय कर रही है कि कौन सा सिग्नल किस रेंज में आप यूज करेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट, जैसे आप देखते हो, आप जो 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है ना, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। जो आप 5G तो अभी चल ही रहा है, बहुत सारे समय पहले, 2 3 साल 4 साल पहले, कि भैया उसके स्पेक्ट्रम की बोली लग रही थी, है ना। अलग अलग कंपनीज बोली लगा रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम की बोली, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज। तो ये जो बैंडविड्थ है ना, हमें ये कम से कम रखनी है। अगर हम अपनी बात को कम बैंडविड्थ, कम रेंज में बोलेंगे, तो बची हुई रेंज का यूज हम कहीं और करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुने, वापस से बोल रहा हूं। तो हम चाहते हैं कि जो सिग्नल हम इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो कम रेंज में फैला हो। कम रेंज में फैला हो मतलब बैंडविड्थ कम हो। ये इतनी बैंडविड्थ है, अगर सेम इंफॉर्मेशन, अगर सेम टू सेम इंफॉर्मेशन मान लेते हैं एक कम रेंज में आ जाए, तो हमारा इतना बचा हुआ जो रेंज है, वो हम कहीं और यूज कर लेंगे। तो इसीलिए bandwidth of the signal should be as low as possible for the efficient, है ना, use of your remaining part of the spectrum।
आपके स्पेक्ट्रम के बचे हुए पार्ट को आप बेहतर यूज कर पाए, तो आप जो सिग्नल है उसका बैंडविड्थ कम से कम रखें। तो इसका डिसएडवांटेज यही था कि यहाँ पर बैंडविड्थ ज्यादा लगी थी। ये सिग्नल तभी काम कर पाएगा जब इसको ज्यादा बैंडविड्थ दी जाए, ठीक है ना। हमारा जो टेलीविजन सिग्नल है ज्यादा बैंडविड्थ लेता है, ज्यादा बैंडविड्थ लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरी रेंज है वो यही ले लेगा, हम बाकी अदर सिग्नल को यूज नहीं कर पाएंगे। हमने बात की थी कि हमारे जो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पर एप्लीकेशन डिसाइडेड है। इस रेंज के सिग्नल का यूज ये है, इस रेंज के सिग्नल का यूज ये है। आप दिख रहा हो एएम रेडियो का जो ब्रॉडकास्ट है, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन है, वो 300 किलो से 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज का है। इस रेंज के सिग्नल का यूज हम इस काम में करते हैं। अब मान लो अगर एएम अकेला ही पूरी रेंज का यूज करे, एएम अकेला ही पूरी रेंज का यूज कर ले तो बाकी इसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये कम से कम होनी चाहिए क्या, बैंडविड्थ। इज इट ओके, समझ पा रहे हैं। बैंडविड्थ रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सिग्नल का फैलाव कम से कम होगा, इंफॉर्मेशन आप कम फ्रीक्वेंसी में अगर दे पा रहे हैं तो यूजफुल है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। अगला आता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ध्यान से देखिए, 1 मिनट। तो ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन अगर आप देखें तो हम आपके अभी 5th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोले तो क्या बोलते हैं उनको, है ना, जो आप चूज कर सकते हो उन सब्जेक्ट में, माइक्रोवेव और आईओटी। 2 सब्जेक्ट, आईओटी भी इज ए यूजफुल सब्जेक्ट, माइक्रोवेव इज ए यूजफुल सब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे हो मैं क्या बोल रहा था आपको, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कोई छोटा मोटी बात नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। आप इंजीनियरिंग में आपके इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है माइक्रोवेव। और ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको बिल्कुल अभी 5 मिनट में इसका बिल्कुल बेसिक बात बताऊंगा, है ना। ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, माइक्रोवेव कैसे फेज कैसे ट्रेवल करता है, माइक्रोवेव में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, यहाँ पर कैविटी, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में एक बात याद रखें कि थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी यूज होंगी, और उनका यूज जो होगा उन्हीं को माइक्रोवेव सिग्नल भी बोलते हैं। अभी आपको एक बात बताएं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारे घरों में जो माइक्रोवेव जो है क्या वो यही माइक्रोवेव है क्या। यस, ठीक है। जो माइक्रोवेव होती है सिग्नल जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है। इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, और इनका एक एप्लीकेशन है कि इसमें क्या है, इसमें हीट होती है, इसमें गर्मी रहती है। और अगर आप 4th सेमेस्टर में जो आपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है उसमें मैंने आपको माइक्रोवेव बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो जो माइक्रोवेव की जो आप घरों में आपके सामने जो घरों में जो हम माइक्रोवेव यूज करते हैं उनमें ये सिग्नल यही है, हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इसको जनरेट करते हैं। और इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन माइक्रोवेव का एक तो यूज कम्युनिकेशन में हुआ, ये माइक्रोवेव का एक एप्लीकेशन किस में, कम्युनिकेशन में। और माइक्रोवेव का दूसरा एप्लीकेशन है टू हीट, टू कुक द फूड, उसको गर्म करना आपके खाने को। तो क्योंकि माइक्रोवेव का हीटिंग इफेक्ट भी होता है तो इसलिए इसका एक और एप्लीकेशन है इन द कुकिंग ऑफ द फूड, खाने को गर्म, खाने को बनाने में यूज होता है, और दूसरा कम्युनिकेशन में भी होता है। तो आप बोलते हो यस सेम माइक्रोवेव है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है। तो इसके एडवांटेज या फीचर आप कुछ भी बोल सकते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करता है, लाइन ऑफ साइट 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को बोलते हैं। मतलब एक जगह से ये व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये इससे बात करना चाहता है तो आप इसे लाइन ऑफ साइट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। हाई बैंडविड्थ यहाँ भी यूज होती है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन हो जाएगा, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसमें की स्पीड ज्यादा होती है। इसके बाद कंपोनेंट्स, माइक्रोवेव ट्रांसमीटर होते हैं, एंटीना होते हैं, रिपीटर स्टेशन और रिसीवर, ठीक है। रिपीटर क्या होते हैं, जैसे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं ट्रांसमीटर से सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता हूं, ट्रांसमीटर सिग्नल कहां जाएगा, रिसीवर तक। अब सिग्नल में अगर यहां से यहां की बीच की दूरी ज्यादा है ना, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी ज्यादा है, तो सिग्नल यहां से निकला,
ये हमारा सिग्नल यहाँ से ट्रांसमीटर ने सिग्नल को भेजा और रिसीवर ने सिग्नल को रिसीव किया। अब सिग्नल लंबी दूरी जब तय करता है तो सिग्नल को नॉइस परेशान करती है, नॉइस उसमें दिक्कत पैदा करती है। हो सकता है आपका सिग्नल अगर आपने जब भेजा है, वैसे सिग्नल जब भेजा जाता है तो वो हाई पावर के साथ भेजा जाता है ना। जैसे एसएनआर सिग्नल टू नॉइस रेशो ज्यादा से ज्यादा रहे, सिग्नल की पावर ज्यादा होगी तो एसएनआर ज्यादा होगा, नॉइस का इफेक्ट कम होगा। पर जब दूरी लंबी होती है तो सिग्नल क्या होता है, वीक होने लगता है और कभी कभी सिग्नल में इतना ज्यादा लॉसेस नॉइस के कारण आ जाते हैं, इतना ज्यादा सिग्नल वीक हो जाता है कि रिसीवर में इंफॉर्मेशन जो भेजी गई है वो प्रॉपर डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है। तो क्या किया जाता है, बीच बीच में क्या है, बीच बीच में हम यहाँ पर रिपीटर्स लगाते हैं। बीच बीच में हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर रिपीटर, रिपीटर एक तरह का बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सिग्नल को बूस्ट करती है, उसको एम्पलीफाई करती है। सिग्नल यहाँ गया, ए रिपीटर नंबर 1 मिला, ठीक है। ए रिपीटर क्या करेगा, जैसे आप देखते हो ना, जैसे लंबी दूरी होती है तो बेचारा रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर सिग्नल को बोलेगा कोई बात नहीं भाई साहब, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है इतनी ज्यादा, तो क्या बोलेगा, सिग्नल को बोलेगा भैया कोई बात नहीं आप रुको हमारे घर पे, थोड़ी देर आराम करो, एनर्जी लेके जाओ, तो सिग्नल को एनर्जी देगा। अगर और मान लो, अगर मान लो ये पूरा और दूर हो, ठीक है ना, ये मान लो और दूर है सिग्नल यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपीटर नंबर 1 है, फिर ऐसा ही सेम रिपीटर आगे रिपीटर नंबर 2 लगा होगा। अगर मान लो सिग्नल और दूर होगा, है ना, आपका रिसीवर, तो रिपीटर नंबर 3 लगा होगा। तो समझ पा रहे हैं, अगर यहाँ पर आपका ये जो रिसीवर है ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो यहाँ पर बीच बीच में रिपीटर्स लगाए जाते हैं जिससे सिग्नल बूस्ट हो पाए, जिससे सिग्नल पर नॉइस का इफेक्ट कम हो पाए, जिससे सिग्नल प्रॉपर तरीके से रिसीवर तक पहुंच पाए, इंफॉर्मेशन जो आप सेंड करना चाह रहे हो वो सेंड हो पाए। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन करते समय बहुत सारी चीजें होती हैं, रिपीटर्स होते हैं, चैनल की बात होती है, एंटीना, एंटीना तो आपको पता है, यहाँ ट्रांसमीटर यहाँ पर है एंटीना और वहाँ रिसीवर पर एंटीना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट है ना, मतलब कि जो कंपोनेंट है अभी मैंने आपको इसमें डिटेल नहीं बताई, छोटी छोटी बातें बताई हैं। हाँ, और भी इसके अलावा कंपोनेंट होते हैं, अगर कोई बोले कि सर ऐसे नहीं कंपोनेंट है, और भी डिटेल कंपोनेंट है, पर ये मेजर कंपोनेंट है, छोटी छोटी बातें हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, अगर मैं माइक्रोवेव पढ़ाने बैठूंगा तो पूरा एक सब्जेक्ट है, आपके सेमेस्टर में ही है, आपको पता है आईओटी एंड, है ना, एक आपका एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक माइक्रोवेव, इसलिए यहाँ उतनी ही बात करेंगे जितनी जरूरी है बस, और इससे ज्यादा नहीं। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन हमारे टेलीफोन नेटवर्क में है, टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन में है, राडार सिस्टम में भी इसका यूज होता है। लिमिटेशन, अफेक्टेड बाय द ऑब्स्ट्रिकल एंड वेदर, ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन वेदर और ऑब्स्ट्रिकल, अगर कोई ऑब्स्ट्रिकल आ जाए बीच में उससे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ना, वेदर से इफेक्टेड होता है, दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज द डिसएडवांटेज। इसके बाद हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन की खोज हुई। सैटेलाइट, देखें सैटेलाइट जैसे कि हम नाम से समझ पाते हैं, हमारे पास, है ना, आजकल हर एक चीज की सैटेलाइट है। अगर आप देखेंगे आपके, है ना, मौसम विभाग की अपनी सैटेलाइट है ना, जब आप टेलीविजन से रिलेटेड सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं उसकी अलग सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट पूरा हमारा जो ब्रह्मांड जो आप देख रहे हो ना अपना अर्थ के बाहर, सैटेलाइट के लिए भी अलग अलग सैटेलाइट होती है, उनके कंडीशन, उनके लिए देख रहे हो आप, जियो, मियो, लियो। अब ये सैटेलाइट के टाइप्स ये क्या है, ये कौन से ऑर्बिट में है, हमारे अर्थ की ऑर्बिट होती है और अर्थ के किस ऑर्बिट में सैटेलाइट आपने डाला है उसके आधार पर होता है। जियो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो आप बोलते हो सैटेलाइट के टाइप जो होते हैं जियो, मियो, लियो, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में है। और आप देखेंगे अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट, इनमें सैटेलाइट भरी पड़ी है, आपको भी पता होगा, हर एक कंट्री अपनी पर्सनल सैटेलाइट दे रही है, हर एक कंट्री चाहती है कि भैया वो खुद की बेहतर सैटेलाइट हो, है ना। इंडिया का जो ये स्पेस प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, आप सभी को पता होगा, है ना, इसरो,
हमारा डीआरडीओ दोनों मिलके बहुत ही बेहतर तरीके से सैटेलाइट और भी कंट्रियों के लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। इवन आपने अभी पिछली बार बहुत सारे बार आपने सुना होगा रसिया के भी सैटेलाइट अपने द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो सैटेलाइट का यूज अलग अलग फील्ड में होता है। सैटेलाइट में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलिंक और डाउनलिंक। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ डिटेल्ड सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर। एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर को सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक डिटेल्ड सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया माइक्रोवेव हमारा एक सब्जेक्ट है, जैसे सैटेलाइट भी एक हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि सैटेलाइट में दो बड़े इंपॉर्टेंट है, अपलिंक और डाउनलिंक। अपलिंक मतलब कि आपको सीधी बात है सिग्नल का ऊपर जाना सैटेलाइट को, डाउनलिंक मतलब सिग्नल सैटेलाइट ने एम्पलीफाई किया, सिग्नल को बूस्ट किया और सिग्नल को फिर अलग अलग रिसीवर को भेज दिया, ठीक है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब देखें यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने आपको बताया था सैटेलाइट के साथ साथ हमारे जो अर्थ के वातावरण है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है। ज्यादा आपको यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, याद है तो ठीक है, नहीं है तो बस इतनी सी बात में जो बता रहा हूँ वो डेट इज सफिशिएंट। हमारे जो अर्थ के ऊपर आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, हमने बहुत सारी बात की थी, उसमें भी अलग अलग हमारे उसके सेक्शन थे। यूज होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल यहाँ से गया और ऊपर से जाके वो जो हमारे अलग अलग वहां पर एटमॉस्फेयर है वहां से टकराता है और नीचे आता है। तो लाइक अ सैटेलाइट ये भी काम करते हैं, है ना। सैटेलाइट ऊपर है तो अलग अलग जैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो अलग अलग वो एटमॉस्फेयर से टकरा के नीचे आएगा। अब वो कितनी दूरी पर जाएगा, डिस्टेंस क्या है, सब कुछ हमने डिटेल केस का पूरा सब कुछ पढ़ रखा है थर्ड सेमेस्टर में। हमें नहीं पढ़ना है, अभी जरूरत भी नहीं है, इतनी बात आप बस समझ लें। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं किसके, हमारे अर्थ के और अर्थ के एटमॉस्फेयर का। और फिर हम ऐसे ही अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी यूज करते हैं जो हमारे सिग्नल को वापस भेजती है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू रिले सिग्नल बिटवीन डिस्टेंस लोकेशन। अगर बहुत ही दूरी पर हमारे जो रिसीवर और ट्रांसमीटर है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। और इसका यूज करने के लिए हमारे पास एक सैटेलाइट होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा छोटा सा है। अर्थ स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट को जाएगा, मैंने बताया नीचे से ऊपर मतलब अपलिंक। और जब सिग्नल ट्रांसमिटेड बैक होगा सैटेलाइट उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और सिग्नल सैटेलाइट से वापस नीचे आएगा, उसे बोलेंगे डाउनलिंक। बहुत ही बेसिक सी दो टर्म है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें उतनी ही बात करनी जो हमारे लिए जरूरी है। सैटेलाइट के टाइप में आपको बता चुका हूँ, जियो, मियो, लियो, इस बात पर निर्भर है कि कौन से ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट घूम रही है, कौन से ऑर्बिट में आपने सैटेलाइट डाली है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, अरे भैया इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है ना। क्योंकि सैटेलाइट की रेंज, सैटेलाइट कितने जगह को कवर करेगी, बहुत सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं, डिटेल में हमें नहीं जाना है। अब हम बात करें कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फायदे क्या है सर, अरे भैया कितना फायदे हैं। आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करके बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखते हो हर एक कंट्री चाहती है कि पूरा पूरा का पूरा अर्थ वो कवर कर ले। तो अपने चारों तरफ है ना, आजकल मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री के सैटेलाइट है ना, डिफेंस सैटेलाइट्स है ना। अमेरिका ने तो ऐसी ऐसी सैटेलाइट डाल रखी है जिससे बाकी कंट्री को भी वो ऑब्जर्व करता रहता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में फायदा है, ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग करनी हो आप अमेरिका में, आप यूएस, यूके, कोई भी कंट्री में कोई भी इवेंट हो रहा है, इंडिया का कोई इवेंट है, तो एक वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने में आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है वाई यूजिंग अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बड़े आसान से। तो डीटीएच टेलीविजन में, जीपीएस में, वेदर फोरकास्टिंग में, इंटरनेट सर्विस सब में इसका यूज होता है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। रिलायबल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रिलायबल है पर डिसएडवांटेज कॉस्ट ज्यादा है भाई, ऑब्वियस ही बात है, हाई कॉस्ट काम है, सिग्नल डिले इन द जियो सैटेलाइट। अगर आप जियो सैटेलाइट का यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नल कुछ डिले होगा। डिले मतलब ऐसा नहीं है कि आज का सिग्नल कल पहुंचे, भैया सेकंडों में, माइक्रो सेकंडों में से ना ये डिले आता है, कभी कभी सेकंडों में आ जाता है, तो इतना डिले आपको मिलेगा। तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए क्लास का टाइम हो गया है, काफी समय हो गया है।
तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगला हमें सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन का बेसिक, ये हमारे सब्जेक्ट में है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन, सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, 1G 2G, बिल्कुल छोटी छोटी बात बताऊंगा। और फिर इसको पूरा, हमारा सब्जेक्ट यही है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमारे क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। तो बच्चे इंटरेस्टेड, आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हर एक सब्जेक्ट जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग बना के दूं। और अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, आपकी क्यूरियोसिटी उसमें हुई, तो सब्जेक्ट आपको लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहेगा, है ना। हर एक सब्जेक्ट, कोई भी चीज आपके दिमाग में तभी रहती है जब उसमें आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जब आपको लगता है कि चीज बढ़िया है ना, पढ़नी चाहिए। तो देखें, ये जो कम्युनिकेशन आपके चारों तरफ है, आपके मोबाइल में कम्युनिकेशन है, आपकी रेडियो में कम्युनिकेशन है, आपके टेलीविजन में कम्युनिकेशन है, तो आपको सोचना चाहिए कभी कि ये हो कैसे रहा है, कौन से सिग्नल इसमें काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, कैसे सिग्नल ट्रांसमीटर से कैसे रिसीवर तक पहुंचता है। आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आना चाहिए, जिससे आपको उनको समझने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहाँ रुकते हैं। हर एक क्लास के बाद हम एक ही बात करते हैं कि भैया रिवीजन करें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी, नहीं तो आपको समय नहीं मिल रहेगा और चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी। तो रिवीजन जितना ज्यादा, उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।